तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सैम सर ज्योग्राफी। तो आज हम क्लास 11th के थर्ड चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ थर्ड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के इंटीरियर में क्या है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ में देखा कि किस तरह हमारे अर्थ में जो है लेयर्ड स्ट्रक्चर बना ना, लेयर्ड स्ट्रक्चर, डेंसर मटेरियल नीचे चला गया, लाइटर मटेरियल ऊपर आ गया। तो अब हम देखेंगे इंटीरियर में आखिर है क्या अर्थ के, क्या वो खाली है, क्या वो अंदर से भरी हुई है, कैसा है, लाइटर मटेरियल है, डेंसर मटेरियल है, लिक्विड है कि सॉलिड है कि क्रिस्टल, कैसा है वो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट डू यू इमेजिन अबाउट द नेचर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का नेचर कैसा है, पहले हम ये इमेजिन करते हैं कि अंदर से कैसी है। जो हमने पहले अभी बोला कि क्या कैसे अंदर से कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, कैसी है, ये हम इमेजिन करते हैं। डू यू इमेजिन it is a solid ball like a cricket ball or a hollow with a thick cover of rock, lithosphere, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या अर्थ हमारी क्रिकेट की बॉल, जो हमने क्रिकेट खेलते हैं इंटरनेशनल मैचेस, वाइट कलर की बॉल लेदर की होती है, क्या वो ऐसी बॉल है अंदर से हार्ड बिल्कुल, या क्या होलो बॉल है, होलो बॉल ऐसी, क्या ऐसी प्लास्टिक की होलो बॉल है ऊपर से हार्ड कवर के साथ। तो हम ये इमेजिन करते हैं कि ये कैसी है अर्थ। Have you ever seen the photographs or images of volcanic eruption on the television? क्या आपने volcanic eruption, volcanic crater, volcanic eruption की इमेजेस देखी होगी टेलीविजन पे? सभी ने, कईयों ने लाइव देखी होगी, कईयों ने टेलीविजन मोबाइल फोन पे देखी होगी। नहीं तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, कई वीडियो डाली होंगी। यू कैन रिकलेक्ट द इमर्जेंस ऑफ द हॉट मोल्टन लावा, डस्ट, स्मोक, फायर एंड मैग्मा फ्लोइंग आउट फ्रॉम द वोल्केनिक क्रेटर। हाँ, हम कर सकते हैं, रिकलेक्ट कर सकते हैं डाटा। ठीक है। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय डायरेक्ट एविडेंसेस। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हम अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करना है ना, तो हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं। हम डायरेक्ट जाके वहां पे डायरेक्ट अंदर जाके नहीं कर सकते स्टडी की, ऐसे कर लेंगे हम स्टडी। आगे हम देखेंगे क्यों नहीं कर सकते। तो हमारे पास सिर्फ इनडायरेक्ट ही सोर्स है, इनडायरेक्ट एविडेंसेस ही हैं, डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास कोई नहीं है। एज नाइदर एनीवन हैज नोर एनीवन कैन रीच द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कोई भी अंदर अर्थ के इंटीरियर में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि दिमाग लगाने वाली बात है, क्योंकि अर्थ के हमें पता है कि एक्सप्लोजन हुआ तो अर्थ बनी, हमारे प्लैनेट बने, स्टार बने, तो एक हॉट मटेरियल था जिसका एक्सप्लोजन हुआ। तो अर्थ अंदर से हॉट है। जैसे हम डिग करते हैं द टेम्परेचर इंक्रीजेज, ये हम आगे स्टडी करेंगे। एज वी गो टू द डेप्थ द टेम्परेचर इंक्रीजेज, और रेट ऑफ टेम्परेचर कितना है वो हमें पता नहीं। ठीक है। द कॉन्फिगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेसेस ऑपरेटेड विद द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कई सारे प्रोसेसेस जो है अर्थ के इंटीरियर के अंदर चलते रहते हैं, जो हमें अभी तक पता नहीं है, जिसको हम स्टडी करेंगे। Exogenic as well as endogenetic processes are constantly shaping the landscape। दो यहाँ पे प्रोसेसेस बताए हुए हैं, मैंने रेड कलर से लिखे हुए हैं यार मार्कर से, कि एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक वो प्रोसेसेस होते हैं जो बाहर से काम करते हैं, एंडोजेनेटिक अंदर से। अब आपको समझ ऐसे आया नहीं होगा, एक एग्जांपल से समझिए कि एक मान लीजिए एक माउंटेन है, एक माउंटेन है। अब माउंटेन में जो है, जो बाहर से प्रोसेसेस काम करेंगे, जैसे कि बाहर के प्रोसेसेस, रेन हो गई, आपका विंड हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, जिस कारण से इस लैंड फॉर्म पे, इस लैंडस्केप पे कुछ इफेक्ट आएगा, उसे हम कहते हैं एक्सोजेनेटिक, बाहर से। जैसे मान लीजिए कि बारिश बहुत ज्यादा होगी और पहाड़ जो है यहां से खिसक गया, पानी के साथ नीचे आ गया, लैंडस्लाइड होगी, तो वो एक्सोजेनेटिक फोर्स है। और एंडोजेनेटिक फोर्स क्या होगी कि नीचे प्लेट की मूवमेंट हुई, कुछ मान लीजिए अर्थक्वेक आया, प्लेट की मूवमेंट हुई, प्लेट खिसकी और पहाड़ पूरा धड़ाम से नीचे आ गया, तो वो एंडोजेनेटिक फोर्स है। तो ये है एक्सोजेनेटिक, मतलब बाहर से लगने वाली, एंडोजेनेटिक मतलब अंदर से। एंडो का मतलब ऐसे समझिए, एंडो अंदर, एंडो अंदर, एक्सो बाहर से। तो ये दोनों एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप, अर्थ के
लैंडस्केप को कॉन्स्टेंटली शेप करते रहते हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि कॉन्टिनेंट किस तरह बने। कॉन्टिनेंट किस तरह बने तो हम देखेंगे कि वहां पे किस तरह प्लेट मूवमेंट हुई, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, वो हम जब आगे पढ़ेंगे ना तो आपको और पता चलेगा कि कैसे कॉन्स्टेंटली अर्थ की शेप पासेज ऑफ टाइम किस तरह हुई है, कि पहले हम किस तरह थी अर्थ, एक अकेला लैंड मास था, बाद में अलग हुई। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये समझिए कि दोनों प्रोसेसेस जो हैं अर्थ को कॉन्स्टेंटली शेप करते हैं। अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजियोग्राफिक कैरेक्टर of the region remain incomplete if the effect of endogenetic processes are ignored। अब बोलेंगे सर फिजियोग्राफी क्या होती है, तो सैम सर कहते हैं कि फिजियोग्राफिक होती है स्टडी ऑफ डिफरेंट लैंडस्केप, डिफरेंट लैंड फॉर्म की स्टडी करना। जैसे कि मान लिए प्लेट्यू रीजन की स्टडी करना, हिमालय रीजन की स्टडी करना, डेजर्ट रीजन की स्टडी करना, ईस्टर्न हिमालय की रेंजेस की स्टडी करना, वो होती है हमारी फिजियोग्राफी, हमारे फिजिकल करेक्टर। ठीक है, फिजिकल करेक्टर की स्टडी करना ये इनकम्प्लीट रहेगी जब तक हम एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस के साथ डील नहीं करेंगे या एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस को इग्नोर करेंगे। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इस इफेक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अंदर क्या चल रहा है अर्थ के, ये हमें स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर सकेंगे। तो एंडोजेनेटिक फोर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन। एक रीजन की फिजियोग्राफी ह्यूमन की लाइफ को बहुत इन्फ्लुएंस करेगी। अब कैसे करेगी, मान लीजिए आप पहाड़ में रह रहे हैं तो वहाँ के लोगों की लाइफ एक अलग होगी ना। वहाँ पे अब टेरेन पे रह रहे हैं तो वहाँ पे उनका टेम्परेचर अलग होगा। अब जो महाराष्ट्र में रह रहा है वो सोच रहा है कि हिमाचल में बर्फ़ ही होगी, ठीक है, वो उसकी मेंटालिटी है, ऐसी होगी। लेकिन वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ को हम कंपेयर नहीं कर सकते, वो प्लेन रीजन है। और यहाँ पे हम हिमाचल साइड आ जाएं, जम्मू कश्मीर साइड आ जाएं तो ये हमारा क्या बोलते हैं माउंटेनियर रीजन आएगा। तो फिजियोग्राफी ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगी ना, तो इस तरह जो है ह्यूमन लाइफ भी जो है फिजियोग्राफी रीजन के साथ इन्फ्लुएंस्ड होती है। अब हमने देखा कि ह्यूमन लाइफ इन्फ्लुएंस हो रही है फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो हम देखते हैं कि देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट वन गेट अक्वाइंटेड विद द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस लैंडस्केप डेवलपमेंट। तो हमारे लिए वो नेसेसरी हो जाता है ना कि हम अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करें, ताकि हम जो लैंडस्केप चेंज हो रहा है, लैंड फॉर्म चेंज हो रहे हैं, ये हम इसकी स्टडी कर सकें। इसलिए अर्थ के इंटीरियर को पढ़ना हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है। अब टू अंडरस्टैंड वाई द अर्थ शेक, कि अर्थ शेक क्यों होती है, कांपती क्यों है, अर्थ क्यों आता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं, भूकंप क्यों आता है। और हाउ अ सुनामी वेव जनरेटेड, इट इज नेसेसरी दैट वी नो सर्टेन डिटेल ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि कैसे अर्थ शेक होती है, कैसे सुनामी वेव उठती है। तो ये हम नेसेसरी हो जाता है कि हम पढ़ें, अर्थ के इंटीरियर को पढ़ें, इंटीरियर ऑफ अर्थ को हम डिटेल में स्टडी करें। ठीक है, इन प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लें। तो इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव नोटेड दैट द earth forming material have been distributed in the form of layers from crust to core। कि हमने देखा लास्ट चैप्टर में कि किस तरह क्रस्ट बनी, हमारी मेंटल बना, हमारा कोर बना, अर्थ के डिफरेंट लेयर किस तरह बनी। देखा ना हमने, क्रस्ट कैसे बनी, मेंटल कैसे बनी, कोर कैसे बनी, ये हमने डिस्कस किया। डेंसर मटेरियल सिंक कर गया और लाइटर मटेरियल ऊपर आ गया। ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो हाउ साइंटिस्ट हैव गैदर, ये इंटरेस्ट की बात आती है, आप भी इंटरेस्ट लीजिए तभी आपको समझ आएगी। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो हाउ साइंटिस्ट हैव गैदर्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द लेयर एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईच ऑफ दिस लेयर। कि साइंटिस्ट ने किस तरह गैदर किए, हमारे जो इनडायरेक्ट सोर्स हैं वो किस तरह उन्होंने दिमाग लगाया, मती यूज की अपनी और लगाया कि किस तरह जो है हमारे
गैदर्ड की इंफॉर्मेशन अबाउट आर लेयर की, और लेयर में किस तरह हमारा मटेरियल सेटल डाउन हुआ, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कोर क्या है, मेंटल क्या है, क्रस्ट क्या है, ये इसको डिस्कस किया, इसको डिफाइन किया ज्योग्राफर्स ने, साइंटिस्ट ने। इट इज एग्जैक्टली व्हाट इज दिस चैप्टर डील अबाउट, और ये चैप्टर किससे डील करता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये इसी से डील करता है कि अर्थ की हमारी लेयर्स किस तरह बनी है, लेयर्स में क्या है, अर्थ के इंटीरियर में क्या है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आर दिस चैप्टर डील्स अबाउट। तो अब हमारे पास कुछ सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट आर इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के इंटीरियर में क्या हो रहा है, उसके कुछ सोर्सेज हैं हमारे पास। द अर्थ रेडियस इज 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, इतनी हमारी अर्थ की रेडियस है। ठीक है, अर्थ की रेडियस इतनी है। ठीक है, तो आधी अर्थ इतनी की है, डबल कर लीजिए तो पार हो जाओगे, लेकिन पार जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, वो हम पढ़ेंगे कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मेक ऑब्जर्वेशन और कलेक्ट द सैंपल ऑफ द मटेरियल, कि कोई भी अर्थ के सेंटर पे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, हमने डिस्कस किया, क्योंकि अर्थ के अंदर जैसे हम नीचे नीचे जाएंगे, डेप्थ में जैसे जाएंगे तो नीचे जो है टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो अर्थ के हम सेंटर तक नहीं पहुंच सकते। तो हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ डायरेक्ट सोर्सेज हैं, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। अब बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि हमारे पास सिर्फ इनडायरेक्ट एविडेंसेस ही हैं, तो ये डायरेक्ट सोर्सेज कहाँ से निकला है। तो डायरेक्ट सोर्सेज पहले हम मानते थे कि ये हैं, ये इन्होंने नहीं अच्छा दिया रिजल्ट, तो हमने इनडायरेक्ट सोर्सेज पे डिपेंड करना शुरू कर दिया, इनडायरेक्ट एविडेंसेस पे आना शुरू कर दिया। तो पहले हम देखते हैं कुछ डायरेक्ट सोर्सेज। तो डायरेक्ट सोर्सेज जो हैं कुछ आधे अधूरे से हैं। द मोस्ट easily available solid earth material is surface rock or the rock we get from the mining area। तो अर्थ के इंटीरियर को अगर पढ़ना है हमें तो डायरेक्ट सोर्सेज एक ही हैं, रोक पड़ी हुई है जो रास्ते में, एक तो वो है कि जो हमारे पास ऊपर पड़ी हुई है, एक वो जो हम माइनिंग से निकाल रहे हैं। और माइनिंग करते हैं फिर भी अंदर से पत्थर निकलते हैं ना, रॉक्स निकलती है ना, तो वो हमारे पास एक डायरेक्ट सोर्सेज हो गए। गोल्ड माइनिंग इन साउथ अफ्रीका आर डीप एज 3 to 4 किलोमीटर। साउथ अफ्रीका में कुछ गोल्ड माइंस हैं जिनकी डेप्थ क्या है, डेप्थ एज डीप एज 3 to 4 किलोमीटर, बस इतनी ही डेप्थ है, इसके आगे क्यों नहीं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज नॉट पॉसिबल एज इट वेरी हॉट, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। वही बात आ गई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो जैसे हम डेप्थ में नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता है। एट beside mining, scientists have taken up the number of projects to penetrate deeper depth of explore the condition in the crystal position। तो साइंटिस्ट ने कुछ क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट्स चलाए इससे भी नीचे जाने के लिए, वो हम अब अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो अब हमने जैसे मैंने बोला कि कई सारे साइंटिस्ट जो है प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ की स्टडी के लिए। तो आगे देखते हैं, साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर द वर्किंग ऑन द 2 मेजर प्रोजेक्ट्स, 2 मेजर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एक है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, दूसरा है इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ये 2 प्रोजेक्ट हैं जिन पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, किसके लिए, अर्थ की इंटीरियर को स्टडी करने के लिए। द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन आर्टिक ओशन, ये याद रखेंगे कि डीपेस्ट ड्रिल, दुनिया में सबसे ज्यादा डीपेस्ट ड्रिल कहां पे हुआ है, कोला, एक जगह है कोला आर्टिक ओशन में, आर्टिक रीजन में, आर्टिक ओशन में एक जगह है कोला जहां पे डीपेस्ट ड्रिलिंग हुई है। उसकी डेप्थ कितनी है, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर जो है उसकी डेप्थ है। तो सबसे ज्यादा डेप्थ जो है 12 किलोमीटर ही है। तो कहाँ 6371 किलोमीटर, तो कहाँ 12 किलोमीटर, हमने तो कुछ देखा ही नहीं, इससे तो हम स्टडी ही नहीं कर सकते इतनी डेप्थ में क्या होगा। आगे देखते हैं, दिस इज मैनी डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हैव प्रोवाइडेड लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द एनालिसिस ऑफ मटेरियल कलेक्टेड इन डिफरेंट डेप्थ्स। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स और भी चल रहे हैं, और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिससे हम अर्थ के अंदर से जो मटेरियल दिखता है, मटेरियल जो कलेक्टेड हो रहा है उस पर हम स्टडी करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डेप्थ पे जो मिलता है हमारे पास। और एक और हमारे पास जो डायरेक्ट सोर्सेज है वो है हमारा
वोल्केनिक इरप्शन। अब वोल्केनिक इरप्शन भी एक हमारे पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन का सोर्स है। कैसे? क्योंकि जब वहां से इरप्शन होती है तो हमारे पास क्या निकलता है? मैग्मा, जिसे हम जब बाहर आता है तो हम कहते हैं लावा। तो मैग्मा निकलता है, तो मैग्मा किस डेप्थ से निकल रहा है? क्या वो 12 किलोमीटर से निकल रहा है या 6371 किलोमीटर से निकल रहा है, 70 किलोमीटर? कहां से, कितनी डेप्थ से निकल रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं। इसी कारण से हम जो है जो डायरेक्ट सोर्सेज है उस पर डिपेंड नहीं करते हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं उसकी। तो दिस इज थ्रू ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द volcanic eruption it become available for laboratory analysis. However, it is difficult to the certain as the depth of source of such magma. तो हम वही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि हम जो है इस पे रिलाय नहीं कर सकते डायरेक्ट सोर्सेज पे, इसलिए हमें इनडायरेक्ट एविडेंसेस, जो हम आगे पढ़ेंगे, इनडायरेक्टिव सोर्सेज, इनडायरेक्ट एविडेंसेस पे जाना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट सोर्स कि हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्स कौन से हैं, कौन से रिलायबल हैं और कौन से नहीं हैं। एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। कुछ इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, कुछ चीज़ों के एनालाइज करते हैं। जैसे हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें एनालाइज करते हैं, जिससे हमें अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने के लिए हमें कुछ मदद मिलती है। वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटीज। पहले लगता है माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज से क्या पता चलता है कि दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेस, कि जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो इंक्रीज करता है विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कि जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में बढ़ेंगे हमारा जो टेम्परेचर और प्रेशर है, ठीक है, जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो बढ़ता है। ये हमें पता चलता है माइनिंग एक्टिविटी से, क्योंकि हम माइनिंग करते तभी तो पता चलता है कि जैसे जैसे हम अंदर खोद रहे हैं हमें गर्मी ज्यादा लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये, और कितना बढ़ रहा है ये हम अनुमान नहीं लगा सकते। मान लीजिए कि 10 किलोमीटर पे हमारे पास 10 डिग्री बढ़ रहा है, तो अगले 10 किलोमीटर में भी 10 बढ़ेगा या 20 बढ़ेगा, तो हमें ये हमारे पास रिलायबल नहीं है कि कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये हम नहीं मानेंगे। आगे, मोर ओवर इट इज ऑल्सो नोन दैट द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल ऑल्सो इंक्रीजेज विद डेप्थ। डेंसिटी भी इंक्रीज करती है एज वी गो डाउन टू द अर्थ। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे जो डेंसिटी ऑफ द मटीरियल ऑल्सो इंक्रीजेस, ये मानते हैं आप? पहले हमने पढ़ रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ these characteristics knowing the total thickness of the earth. Scientists have estimated the value of temperature, pressure and density of material with the depth. तो ये एस्टिमेटेड है कि डेंसिटी इंक्रीज करेगी, हो सकता है ना करे इंक्रीज, तो इसको भी हम नहीं मानते हैं कि ये भी इनडायरेक्ट कुछ सोर्स है। फिर एक और हमें सोर्स मिलता है इनडायरेक्ट सोर्स, वो है अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर मीटियोर्स। मीटियोर्स सभी को पता होंगे, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। हमने जैसे लास्ट चैप्टर किया द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, तो उसमें हमने देखा कि हमारा गैलेक्सी कैसे बनी, प्लैनेट्स कैसे बने। प्लैनेट्स में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है। एस्ट्रॉइड बेल्ट देखी थी, पत्थरों की बेल्ट, मीटियोर्स की बेल्ट है वो एक। उस बेल्ट से जब एक मीटियोर, एक पत्थर मान लीजिए, वो जब निकल के अर्थ की टूवर्ड्स मूव करना शुरू कर देता है, उससे हम स्टडी कर सकते हैं। कई बार होता है कि वो हवा में ही खत्म हो जाता है, लेकिन कई बार वो पृथ्वी में आ जाता है, अर्थ पे आके गिर जाते हैं। आपको कई जगह दिखने को मिल जाएंगे, आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, तो मीटियोर से हम पता लगा सकते हैं अर्थ कब बनी, क्योंकि मीटियोर की एज और अर्थ की एज हम मान सकते हैं लगभग सेम समय हो, क्योंकि एक्सप्लोजन सेम समय हुआ था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो मीटियोर है वो पहले बन चुका हो या बाद में बना हो, तो ये भी एक रिलायबल नहीं है कि हम मान लें इसको कि ये हमारे पास एविडेंसेस एक है। तो हमने देखा कि मीटियोर को हम एक इनडायरेक्ट सोर्स की यूज करते हैं। तो जो मैंने पहले समझाया वही यहाँ लाइन पहले से रिपीट है कि मीटियोर को हम क्यों मानते हैं सोर्स ऑफ इनडायरेक्ट सोर्स इंटीरियर को स्टडी करने के लिए। तो कहते हैं द मटीरियल ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ऑब्जर्व्ड इन द मीटियोर आर सिमिलर टू द अर्थ, कि अर्थ के साथ सिमिलर है उसका जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका जो मटेरियल है, इट इज सिमिलर टू द अर्थ। दे आर सॉलिड बॉडी डेवलप आउट ऑफ मटेरियल सेम और द सिमिलर टू द आवर प्लैनेट।
उसका जो मटेरियल है वो हमारे एक तो सॉलिड है और हमारे प्लैनेट के साथ मेल खाता है जो सॉलिड है। Hence this is because yet another source of information about the interior of Earth। तो ये एक अनदर सोर्स हो जाता है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि मीटियोर की एज और अर्थ की एज हम मान नहीं सकते कि सेम ही होगी, हो सकता है अलग हो और हो सकता है सेम भी हो, तो हम ये मान नहीं सकते कि इनडायरेक्ट सोर्स है, लेकिन हम इसको इनडायरेक्ट सोर्स लेते हैं। द अदर इनडायरेक्ट सोर्स इंक्लूड ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटी। तीन चीजें पता है, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड्स है और सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट द सेम डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द अर्थ। आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है तो अभी जान लीजिए कि अर्थ में हर जगह में ग्रेविटेशन फोर्स बराबर नहीं है। पोल पे ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है और इक्वेटर पे कम है। ये देखिए, इट इज ग्रेटर नियर द पोल। पोल के पास ज्यादा है ग्रेविटेशन फोर्स और इक्वेटर के पास कम है, एंड लेसर एट द इक्वेटर। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द सेंटर यहां पे आपको एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम है। इसलिए हमें पता होगा कि सैटेलाइट जो है वो ज्यादातर हम इक्वेटर की तरफ छोड़ते हैं, क्योंकि इक्वेटर से सैटेलाइट को लॉन्च करना आसान होता है, इसलिए हम सैटेलाइट को इक्वेटर की तरफ लॉन्च करते हैं। तो यहीं से पता चल रहा है ना कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है हमारी इक्वेटर पे कम है और पोल पे ज्यादा है। और एक जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बता दूं आपको कि इंडिया की सैटेलाइट जो अभी लॉन्च होती है वो है श्रीहरिकोटा से। चेन्नई में एक जगह है जो अभी जो है जहां से हमारी जो सैटेलाइट्स हैं इंडिया की सैटेलाइट। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंस दिस वैल्यू। दिस वैल्यू मतलब कौन? ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू को इन्फ्लुएंस करती है कि जैसे जैसे मास इंक्रीज करता है आपकी ग्रेविटेशन फोर्स इंक्रीज करती है। ठीक है, ये समझिए कि जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा योर ग्रेविटेशन फोर्स इंक्रीज। एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इंक्रीज द ग्रेविटेशन फोर्स डिक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा आपकी ग्रेविटेशन फोर्स डिक्रीज करेगी, मास बढ़ने से आपकी ग्रेविटेशन फोर्स इंक्रीज करेगी। द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट द डिफरेंट प्लेसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी अदर फैक्टर। बहुत अदर फैक्टर के साथ इन्फ्लुएंस्ड होती है ग्रेविटी की वैल्यू। दीज रीडिंग डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टिंग वैल्यू सच एज डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रेविटी एनोमली। अब ग्रेविटी एनोमली क्या होती है कि ग्रेविटी एनोमली क्या करती है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस ऑफ द मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। कि अर्थ के क्रस्ट में किस तरह डिफरेंट डिफरेंट मासेस अंडरलाइन कर रहे हैं एक रॉक में या क्रस्ट में, वो हम ग्रेविटी एनोमली से पता चलता है। ये हमारी क्या जनरल लोकल कैलकुलेशन और कुछ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से होती है। इससे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर आप बोलेंगे ये सर आप तो फिजिक्स पढ़ाने पे आ गए, तो ये फिजिक्स ज्योग्राफी में ही रहेंगे हम इसको। तो इतना समझिए कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस ऑफ द मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। क्या अर्थ के क्रस्ट में डिफरेंट डिफरेंट जो मासेस के मटेरियल रॉक्स में है उसको हम वो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। Magnetic survey also provide information about the distribution of the magnetic material in the crystal portion and thus provide information about the distribution of material in the part। कि अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो है हमारे मैग्नेटिक एलिमेंट्स मिलते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये ग्रेविटी हमारे जो ग्रेविटेशन का जो हमने पढ़ा ना ये ऊपर का और पीछे के केस में, तो वो हमें एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रही है और हमें मैग्नेटिक सर्वे भी स्टैटिक इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है। तो एंड में हमारे पास एक लास्ट जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनडायरेक्ट सोर्स है हमारे अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने के लिए, वो क्या है? हमारा सिस्मिक एक्टिविटी। अब ये सिस्मिक एक्टिविटी क्या होती है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर में पूरी तरह से, मतलब रिलेटेड टू अर्थक्वेक है। यहाँ पे मैं इसका जो क्लाइमैक्स है वो नहीं खोलूंगा, अभी पढ़िए। सिस्मिक एक्टिविटी है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ लिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स है हमारे पास टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो अब हम इस चैप्टर के कह सकते हैं क्लाइमैक्स में पहुंच चुके हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है। तो अर्थक्वेक की स्टडी करेंगे हम।
द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ लेयर्ड इंटीरियर एज और जो अर्थ में द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव, जो सिस्मिक एक्टिविटी हमने पढ़ी ना, तो सिस्मिक वेव पे कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करती है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। तो सिस्मिक एक्टिविटी से हम अर्थ के इंटीरियर को बहुत अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं, बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। एन अर्थक्वेक इज ए सिंपल वर्ड, एक सामान सिंपल सा वर्ड है जिसका मतलब है शेकिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ में कंपन होना, पृथ्वी में कंपन होने को हम कहते हैं भूकंप। शेकिंग ऑफ अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक। इट इज ए नेचुरल इवेंट, एक नेचुरल इवेंट है, प्राकृतिक घटना है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट वेव ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन। ये अर्थ के अंदर एक पॉइंट से जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होगा, वो एकदम जो है वहां से जो है एनर्जी निकलेगी, रिलीज ऑफ एनर्जी इन ऑल जनरेटेड वेव ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में जो है वो एनर्जी जाएगी, हर डायरेक्शन में एनर्जी ट्रेवल करेगी। अब हम देखते हैं कि ये अर्थ शेक क्यों करती है। जिसको मजा आता है, डांस करने का मजा आता है, मन करता है कि आज यार डांस कर लें, तो अर्थ शेक करना शुरू कर देती है। तो ये भी हमारे एक मेजर क्वेश्चन आता है कि अर्थ शेक ही क्यों कर रही है। द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर अलोंग अ फोल्ट। अब फोल्ट क्या होता है? फोल्ट जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि फोल्ट दो ब्लॉक्स होंगे, एक ब्लॉक्स होंगे दो, जो ब्लॉक्स ने एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ये दो ब्लॉक्स समझ लीजिए, दो ब्लॉक्स की तरह होंगे जो एक दूसरे के ऊपर हैं। तो ब्लॉक्स जब स्लाइड करते हैं हम कहते हैं फोल्ट। दो ब्लॉक्स जब एक दूसरे से ऐसे जो मान लीजिए कैसे स्लाइड करेंगे एक दूसरे के, ऐसे अंदर को या बाहर को, उस कारण से अर्थक्वेक आता है। अलोंग द फोल्ट, अ फोल्ट इज शार्प्ड ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक। एक क्रिस्टल रॉक में शार्प्ड ब्रेक होगा, मान लीजिए इकट्ठी रॉक है, अब इसमें ब्रेक हुआ तो एक नीचे को चली गई, एक ऊपर को आ गई, ऐसे हो गया। तो ये जो है क्रिस्टल रॉक में शार्प ब्रेक डाउन होगा। रॉक अलोंग द फोक टेंड्स टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, एक ऊपर को चलेगी एक नीचे को चलेगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। एज द ओवरलाइंग रॉक स्ट्रेटा प्रेस देम द फ्रिक्शन लॉक्स them together. However, their tendency to move apart at the some point of time overlying the friction. अब ये दोनों खिसकेंगी तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगी। जहाँ पे भी कुछ चीज रब होगी या खिसकी जाएगी तो वहाँ पे जो है फ्रिक्शन होती है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। उस फ्रिक्शन के कारण जो है, उस फोल्ट के मूवमेंट के कारण जो है, उस ब्लॉक के मूवमेंट के कारण जो है हमारे पास अर्थक्वेक फॉर्म हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है। As the result, the block of deforming and eventually the slide past one another abruptly. एकदम से जो है वो जो फोल्ट हैं, जो ब्लॉक्स हैं, वो स्लाइड कर जाएंगे, जिस कारण से अर्थक्वेक आ जाएगा। अब ये कुछ और पॉइंट है। Why does the earth shake? The point where the energy is released is called focus. जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, इसे हम कहते हैं फोकस। तो यहाँ पे फोकस कीजिए, तो जहां से एनर्जी निकली वहां से क्या कहते हैं? फोकस, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। ऑल्टरनेटली इट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर, इसे हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं, ठीक है। द एनर्जी वेव ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन इक्वली। हर डायरेक्शन में इक्वल ट्रेवल करती है एनर्जी वेव, ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में जाएगी, तो हर डायरेक्शन में इक्वल ट्रेवल करती है एनर्जी वेव। द पॉइंट ऑफ द सरफेस नियर द फोकस इज कॉल्ड एपीसेंटर। अब जो इसके नियरेस्ट पॉइंट होगा, ये जो नियरेस्ट पॉइंट है ना, इसे हम कहते हैं एपीसेंटर। तो नियरेस्ट पॉइंट अर्थक्वेक का जो होता है उसे हम कहते हैं एपीसेंटर। जो फोकस के नियरेस्ट पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं epicenter. It is the first experience the wave. It is directly above the focus. ये फर्स्ट एरिया होता है जहां पे अर्थक्वेक ज्यादा महसूस होता है, और ये परपेंडिकुलर टू द एपीसेंटर, परपेंडिकुलर टू द फोकस, और नियरेस्ट पॉइंट होता है फोकस का। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक
मैक्सिमम होती है।